जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विद वर्जन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खुलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज एक नए दिन की शुरुआत मोटिवेशनल लाइन के साथ कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, चाहे खुद से भी लड़ना पड़ेगा। एक और लाइन होगा कि कर्म करो तो फल मिलता है। कि बोलते हैं ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआँ हो, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। तो कर्म करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है, फल की चिंता देखा जाएगा, लेकिन ये कर्म प्रधान है। और आपको ये भी सूचना देते हुए बोलेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोटिंग ज़रूर करें और लोकतंत्र को मजबूत ज़रूर करेंगे। इस चुनाव में अपने हक और अधिकार की बातें करेंगे। और ये जो दोस्तों आपके अंगुली पर लगा हुआ निशान आपकी अंगुली पर लगा हुआ निशान ये सवाल करना चाहती है या समस्याओं के बारे में पूछना चाहती है, आपके अधिकार के बारे में, आपके रोजगार के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में। ये आपको लगा हुआ अंगुली पर स्याही सवाल करना सिखाती है, किसी का मुख दर्शक बनना नहीं सिखाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आज नए दिन की शुरुआत में करंट अफेयर्स में बहुत सारा इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो पहली बार आप चैनल पर आए होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 19 मई देश के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवनी रेड्डी का आज शहादत दिवस है। और बात करते हैं 19 मई 1900, ठीक है, इनका जयंती है, इनको 67 नंबर है। 19 मई 1913 में इनका जन्म होता है। और बात करते हैं कि इनको मृत्यु हुआ था 1 जून 1966 में हुआ। तो इनको आज जयंती है, ठीक है ना? हैप्पी बर्थडे है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे नीलम संजीवनी रेड्डी से इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको ये होनी चाहिए। यह नीलम संजीवनी रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका। और निर्विरोध ये जीतने वाले पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखेंगे 1969 की बात करते हैं। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव जब हुआ था ना, अंतः कारण की आवाज पर खुला मतदान हुआ, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया हुआ था। पहली बार पराजित हो गए थे 1969 में। 1969 में आप याद रखेंगे इस डेट को, इसरो की भी स्थापना हुआ था ना, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है, ठीक है ना? और ये सबसे कम वोट के मार्जिन से जीत हुआ था। किसका? बीबी गिरी का खुला मतदान हुआ था। कितने से? तो ये आपको ध्यान रखेंगे 50.2% से ये जीत का हासिल हुआ था। और बीबी गिरी के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए कि ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये बात हो गया। और कर्जवाहा के राष्ट्रपति के रूप में भी बीबी गिरी काम किए थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 69 में तो बीबी गिरी तो नीलम संजीवनी रेड्डी हार गए थे, लेकिन ध्यान रखेंगे उसके बाद निर्विरोध निर्विरोध जो है 1900 अ, 1982 की बात है। 1982 में याद रखेंगे, 1982 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। 1982 में ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हुए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति तो ये तो हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य किसको मिला हुआ था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। लेकिन आदिवासी लगेगा तो आपको क्या बताएंगे? तो द्रौपदी मुर्मू।
और ये राज्यपाल भी रही है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ तक में बात समझ में आ गया? अब थोड़ा-सा रुकिएगा दोस्त, थोड़ा-सा जानकारी ये भी लेते चलना है। राष्ट्रपति की बात हो रहा है, तो अब क्वेश्चन का पैटर्न भी आपके राष्ट्रपति पॉलिटी से लिंकेड कर दिया जाए। तो चलिए उस पॉलिटी के राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट के बारे में, तो किस आर्टिकल में दोस्त राष्ट्रपति की जानकारी मिलती है? राष्ट्रपति की जानकारी 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में क्या होगा दोस्त? आर्टिकल 53 में बताया गया है क्या? तो आर्टिकल 53 में होगा संघ की कार्यपालिका, है ना? कार्यपालिका संघ की होगी, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के बारे में हमको जानकारी मिलती है 53 से 53 आर्टिकल से मिलती है। और 54 आर्टिकल में क्या बताया गया? आर्टिकल 54 में दोस्तों, आर्टिकल 54 में, तो आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है ना? इसमें रीति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति हो गया। उसके बाद आर्टिकल 56 की बातें करते हैं। ये आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में, राष्ट्रपति की पद अवधि, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में जानकारी मिलती है आपको आर्टिकल 56 में। उसके बाद आर्टिकल 57 में, 57 आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्त? तो पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति, ये पुनर्निर्वाचन की बातें किया गया है, पुनर्निर्वाचन की बातें किया गया है। उसके बाद 57 में, हाँ 56 के बाद, 56 में पद अवधि के, 57 में पुनर्निर्वाचन, और 58 में, 58 आर्टिकल में दोस्त क्या बताया गया? 58 आर्टिकल में ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएँ, अहर्ताएँ का मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? 58 में जो है 58वें आर्टिकल में राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्त, जिसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के जो कंडीशन होगा कि अहर्ताएँ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आपको 58 में बताया गया है। बात समझ में आ गया? 59 की बातें करते हैं। 59 में बताया गया दोस्त, 59 में बताया गया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या है, कंडीशन बताया गया है, और संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो या कोई लाभ का पद पर ये पद धारण नहीं कर सकता, ये आपको 59 में बताया गया है। बात समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं 60 में शपथ है, 60 में शपथ की जानकारी मिलती है, 60 में शपथ की जानकारी मिलती है, किसमें? 60 में शपथ की जानकारी मिलती है। उसके बाद आर्टिकल 61 में जो है, आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, और महाभियोग की प्रक्रिया कैसा है दोस्त? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना? ये किस सदन में लाया जा सकता है? किसी भी सदन में, है ना? लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है कौन? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, यह बताइएगा कि 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को देना पड़ेगा, इस बात को है लिखित रूप में। और किस देश से लिया गया महाभियोग की प्रक्रिया? तो ये आपको अमेरिका से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो महाभियोग की प्रक्रिया, ये संविधान का अतिक्रमण करेंगे, वायलेंस करेंगे, तो ये आपको महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में बताया गया राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन के समय पर होनी चाहिए, है ना? राष्ट्रपति के जो है समय-समय पर उसके टर्म अवधि पर मतलब कि समय-समय पर जो है निर्वाचन करना चाहिए, जिसकी बारे में जानकारी आर्टिकल 62 में है। या कहीं भी अगर राष्ट्रपति मृत्यु हो जाती है तो तुरंत उसके चुनाव 6 मंथ के अंतर्गत में करानी चाहिए, ये जिसके बारे में जानकारी 62 में मिलता है। आर्टिकल 63 में दोस्तों क्या बताया गया है? आर्टिकल 63 में क्या बताया गया? आर्टिकल 63 में क्या बताया गया? भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यह राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, इन सारी चीज़ को अनुच्छेद आपको एक यहाँ पर एक हम लोग रिफ्रेश हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, आज 19 मई के जो है आप तो जानते ही हैं, साहित्य अकादमी पद्म श्री और पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड जी का आज हैप्पी बर्थडे है, ठीक है? अब बातें करते हैं आज के पहला क्वेश्चन के साथ, आप दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन-सा देश करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा।
तो ध्यान रखेंगे यह ब्राज़ील जो देश करेगा फीफा 2027 का मेज़बानी करेगा महिला वाला, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल 2023 तो ये जो है ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें कौन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। तो 2023 में फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला में कौन-सा देश जीता हुआ था? तो स्पेन जीता हुआ था, इंग्लैंड को हराकर जीता हुआ था। बात समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं पहला फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया था महिला वाला? तो 1991 में खेला गया था, चाइना में खेला गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला जो विजेता कौन बना था? यूएसए बना हुआ था। किसको? नॉर्वे को हराकर बना हुआ था। और 10वाँ ये आपको 10वाँ होगा ब्राज़ील में किया 10वाँ होगा, ठीक है ना? कहाँ 10वाँ बैठक किया गया, 10वाँ जो दोस्त होगा तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का मेज़बानी ये ब्राज़ील के हाथों में हो जाएगा, ठीक है ना? अब ध्यान रखेंगे, ये बैठक जो किया गया था थाईलैंड में 74वें बैठक किया गया था। थाईलैंड में बैठक जो किया गया था, 74वीं बैठक जो किया गया था थाईलैंड में। थाईलैंड में जब बैठक किया गया था, तो ये ब्राज़ील को बोला गया था इसमें मेज़बान करने के लिए, इस बात को भी थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। साउथ अमेरिका में होने वाला पहला फुटबॉल है। साउथ अमेरिका में जो है, होने वाला पहला महिला फुटबॉल है। ये महिला फुटबॉल है, लेकिन पुरुषों का वो है मेंस वाला में ये आपको किया गया है, आयोजन भी किया गया था कब 1950 में और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे 2000 2014 में आपको फीफा पुरुष वाला अ, वर्ल्ड कप खेला गया था ब्राज़ील में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। महिला वाला 10वां आयोजन कर रहा है ब्राज़ील। चलिए, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा फुटबॉल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। और इंडियन सुपर लीग 2023 और 24 में मुंबई सिटी है ना? मुंबई सिटी अ, ने किसको हराया हुआ है? तो मोहन बागान को। तो मुंबई सिटी एफसी जो है जीत लिया है कौन-सा? तो इंडियन सुपर लीग 2023 और 24 का खिताब मुंबई सिटी एफसी ने जीत लिया है मोहन बगान को। और बात करते हैं आपको संतोष ट्रॉफी आपको भी ये भी फुटबॉल में दिया जाता है, इस भी बात को ध्यान रखेंगे। और सर्विसेज़ ने जीता है आपको तो ये आपको गोवा को हराकर जीता है। उसके बाद बात करते हैं 32वां ड्रोन कप 2023 में तो मोहन बगान और किसको ईस्ट बंगाल को हराकर उसके बाद बात करते हैं सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था भारत और बांग्लादेश दोनों में किया गया था। तो इसमें दोनों रूप्स में ये विजेता बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 का पेरिस सेंट जेमेंट्स के जो एफसी ने को जीता हुआ है फ्रेंच वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेंस मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप ये जापान ने जीता है तो उज़्बेकिस्तान को हराकर जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका भी हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। इस अभिन्न में क्या है? तो फुटबॉल वाला के अभिन्न के कल्याण चौबे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अभिन्न यहाँ पर जानना ज़रूरी है दोस्तों कि महत्वपूर्ण बीबीसी स्पोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईयर है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। बीबीसी स्पोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो मेरी ईयरपड्स को दिया गया है, यह इंग्लैंड के हैं। तो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए मेरी ईयरपड्स को दिया गया है। यह किस देश के रहने वाले हैं? तो यह इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ये बात स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद 20वां फीफा कप फीफा कप डब्ल्यूसी 2023 का तो ये सऊदी अरब में ठीक है ना मैनचेस्टर सिटी में इसका आयोजन किया गया था मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बैलन डी और अवार्ड जो है मेंस में तो लियोन मेसी ने जीता हुआ है, ठीक है ना। बैलन डी और अवार्ड किसने जीता है? तो लियोन मेसी कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं।
अर्जेंटीना के घास को पंपास बोला जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और ये मेंस वोमेन वाला कौन जीता है? एंटीना बोनमार्टी जी ने जीता हुआ है, स्पेन के हैं। ये बैलन डी और पुरस्कार जो है वोमेन्स में कौन जीते हैं? एंटीना बेंटिमान ने जीते हुई है, बोनमार्टी ने जीते, सॉरी, एंटीना बोनमार्टी ने जीते हुई है। किस देश के प्लेयर है? तो स्पेन के हैं, स्पेन के। चलिए अगले बात को करते हैं। फीफा मेंस डब्ल्यूसी 22-23 में इसका कतर कतर में आपको इसका कतर लाइव था, इसका शुभंकर था, लाइव था, कतर में वो था, लाइव था। आगे बात करते हैं फीफा मेंस डब्ल्यूसी का 23वां थर्ड वाला, इसका कब हुआ था? 23वां फीफा, ये जो होगा दोस्तों कहाँ होगा? तो ध्यान रखेंगे 2026वां का होगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये तो अब तो जानते हैं 4 साल पर आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अब ये 2026 में यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फीफा मेंस का 23वां संस्करण जो है 2026 में किया जाएगा। और ये किन किन देशों में दोस्तों? तो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। और ये उससे पहले जो है 22 में किया गया था कतर में, और इसका शुभंकर लाइव था। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता हुआ था। कौन सा जीता हुआ था? तो ये आपको अर्जेंटीना जीता हुआ था, फ्रांस को हराकर जीता हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फीफा मेंस का फीफा मंस का 25वां फीफा का आयोजन जो किया जाएगा 2034 में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो सऊदी अरब में किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चल देंगे। उसके बाद फीफा वोमेन्स वाला ये तो आप तो जान चुके हैं, ब्राजील होस्ट कर रहा है। कब को होगा? तो फीफा वोमेन्स का होस्ट कंट्री कौन है? तो ब्राजील है। और ये संस्करण कौन है? 10वां है। और ये कब होगा? तो 2027 में होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये फुटबॉल से जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां था आपको बताएं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे फुटबॉल से संबंधित जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कृत किए जाते हैं, तो क्वेश्चन भी पूछता रहता है कि रोबर कप किस खेल में? तो फुटबॉल में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में। सुब्रतो कप फुटबॉल में। डुरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। संतोष कप आपको फुटबॉल में। और मेडर मेडरगा कप मेडरगा कप जो है आपको फुटबॉल में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ये फुटबॉल से संबंधित जितने भी कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फीफा का स्थापना 1904 में किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये स्विट्जरलैंड में है, जूरिक में, स्विट्जरलैंड के जूरिक में आपको हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? एनफियांटो है। ठीक है, एनफियांटो, इस बात को ध्यान रखेंगे। फीफा का प्रेसिडेंट कौन है? गियानी एनफिंटो। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाते हैं दोस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और थीम जरूरी है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका थीम रखा गया था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। चलिए, ये आपको म्यूजियम के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं। अब देखेंगे जितने भी संग्रहालय बना हुआ है, एक परीक्षा के दृष्टि से जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन के साथ इसमें देखेंगे। पहले ऑन साइड स्थल संग्रहालय बनेगा। पहला ऑन साइड स्थल संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो ठीक है, तो यह पहला ऑन साइड संग्रहालय बनने जा रहा है। कहाँ? तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में आदिचर कुन्नूर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। उत्तर प्रदेश में जो है बनेगा अयोध्या में मंदिर संग्रहालय, ये भी बात ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली में। विश्व में सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में। इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय रखा जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है भाई?
तो हरियाणा के राखीगढ़ी में। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्त कहाँ बन रहा है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में बनेगा। इसरो ने किस नाम से अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क के नाम से इसरो ने अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च करने की बात कर रहा है, तो स्पार्क के नाम से लॉन्च करेगा। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा दोस्तों। देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ देखने को मिलेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में बनेगा, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश में जो है, तो देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना का दूसरा पांडुबी संग्रहालय पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में दोस्तों बनाया जाएगा। तो भारतीय सेना का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाए जाने के प्रस्तावित हो चुका है, ये आपको पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का बनाया जाएगा, ये इंदौर में बनाया जाएगा। देश का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है? तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? ये तमिलनाडु के तंजौर में खोला जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, देश का पहला फूड म्यूजियम खोला जाएगा तमिलनाडु के तंजौर में। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो केरल के अप्पा उज्झम में खोला जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, देश का पहला श्रमिक संग्रहालय आंदोलन कहाँ खोले जाएंगे दोस्तों? तो आपको केरल में खोला जाएगा, केरल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देश का पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ खोले जाने के प्रस्तावित हैं? तो आपको गुजरात के लोथल में खोला जाएगा। देश के पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, गुजरात के लोथल में खोले जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो हैदराबाद में खोला जाएगा। तो देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खोला जाएगा। हैदराबाद किस नदी किनारे? मूसी नदी के किनारे। ऑपरेशन अपोलो के द्वारा इसको मिलाया गया था, देसी रियासत था। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला देश का पहला कोर्टोग्राफी संग्रहालय कोर्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देश का पहला कोर्टोग्राफी संग्रहालय मैसूर उत्तराखंड में खोला गया है। तो देश का पहला कोर्टोग्राफी, है ना? तो ये आपको मैसूर में खोला गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में। देश का पहला खुले संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? और आर आरएस के क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ना? तो ये देश का पहला संग्रहालय शहीद पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में खोला गया है। नई दिल्ली में देश का पहला खुले संग्रहालय शहीद पार्क, खुले संग्रहालय जो है शहीद पार्क पूछेगा, तो ये शहीद पार्क कहाँ बनाया गया भैया? ये आपको नई दिल्ली में बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये जानकारियाँ जितने भी संग्रहालय था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको भी जानना ज़रूरी है। देश के पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनेगा भाई? तो देश का पहला नौसेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो लखनऊ में खोला जाएगा। भारत और अमेरिकी राजदूत एरिक के गारसिटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हैम्प और वर्ल्ड वार सेकेंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। एक बार और देखेंगे, भारत और अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिट के द्वारा एरिक ने एशिया का दूसरा संग्रहालय, इस बात को समझ लीजिएगा, एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड, है ना? सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसका म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय देश के पहले राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये आपको हैदराबाद में रखा गया है दोस्तों। देश के पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ रखा गया है? तो हैदराबाद में रखा गया है। और देश का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके नाम पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जुड़े होंगे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। अब मई मंथ का इम्पोर्टेंट ये जितने भी दिवस हैं, इस पर चर्चा करते हैं। 1 मई को दोस्तों नेशनल लेबर डे मनाते हैं, 2 मई को आपको विश्व टूना दिवस मनाते हैं, 3 मई को प्रेस की स्वतंत्रता दिवस। अब प्रेस की स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग कितना है? 159वें है, ठीक है? उसके बाद
चौथा स्तंभ बोलते हैं। आर्टिकल 19 के ए में आपको बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 मई को प्रेस की स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। 4 मई को आपको कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाते हैं और 4 मई को ही आपको ध्यान रखेंगे, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 मई को हाथ स्वास्थ्य डे, हैंड वॉश डे मनाते हैं 5 मई को। 7 मई को आपको विश्व अस्थमा डे मनाते हैं। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं और थैलेमेसिया दिवस मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, रेड क्रॉस दिवस और थैलेमेसिया दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 मई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में 11 मई को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 मई को बात करते हैं, 12 मई का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप के स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 15 मई की बात करते हैं दोस्तों, 15 मई को परिवार दिवस मनाते हैं, 15 मई को परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, उसके बाद डेंगू दिवस, याद रखें 2024 से शुरू हो चुका है डेंगू दिवस, ये क्वेश्चन तो छप कर आई ही मादा इन्फ्लूएंजा के चलते काटने से, प्लेटलेट्स की कमी हो जाने से, जब ये कोई डेंगू का जो है आज तक तो कोई टीका-उका कुछ नहीं बना हुआ है, इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये आपको डेंगू दिवस आपको 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम के स्थापना दिवस मनाया गया है, तो सिक्किम के 49वाँ स्थापना दिवस मनाया गया है 2024 में 49वाँ स्थापना दिवस मनाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? 16 मई को मनाया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, डेंगू दिवस और सिक्किम की स्थापना दिवस 16 मई को और 17 मई को दोस्तों ध्यान रखेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं। तो ये आपको ब्लड प्रेशर दिवस आपको मनाते हैं, ठीक है? 17 मई को मनाते हैं, 17 मई को मनाते हैं। तो ब्लड मतलब कि उच्च रक्तचाप ब्लड की जो है किससे स्फेग्नोमेनोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट ये दिवस पर बात जो था हो चुका। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में आकाशवाणी के महानिर्देशक कौन बनी है? तो आकाशवाणी के महानिर्देशक पूछेगा, डायरेक्टर पूछा डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो मौसमी चक्रवर्ती। तो ऐसे भी आपको याद करते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा। आकाश, है ना? आकाश में जैसे कि मौसम खराब हो रहा होता है ना, आकाश में मौसम खराब होता है ना, तो मौसम में भी चक्रवात आ जाता है, ठीक है ना? मौसम के चलते चक्रवात उत्पन्न होता है, तो ये आकाश में सारा चीज़ घटनाएँ घटती है ना भैया। तो याद हो गया ना, कितना आसान सी बात है। तो इससे लिंक करके चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा जानकारी है कि प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन कौन है? नवनीत नवनीत सहगल हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे, नवनीत सहगल भारतीय प्रसार बोर्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने यूनिवर्सिटी शामिल हुए हैं? ये 2 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। इसमें आपको महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है केरल का है, 81वें नंबर पर है। अन्ना यूनिवर्सिटी जो है चेन्नई के 96वें नंबर पर है और टॉप में अ, ननगियान टेक्नोलॉजी ये सिंगापुर की है। ये आपको सिंगापुर का टेक्नोलॉजी जो है सिंगापुर का है, जिसमें यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर है, जिसमें भारत के हैं 2 है, जिसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपको मोतिहारी में भी खुला हुआ है और ये आपको केरल में है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें। इस रैंकिंग में नाम आ गया है और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई का 96वें नंबर पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में देखा गया है कि अपने सभी ग्लेशियर जो था, ग्लेशियर को खो दिया है। पहला देश कौन-सा बना हुआ है? वहाँ पर 6 ग्लेशियर था। 6 ग्लेशियर जो है ये पिघल गया है। तो ये अपना पहला देश जो है अपना ग्लेशियर खोने वाला देश हो गया वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है और इस ग्लेशियर कौन-सा? हम्बोल्ट ग्लेशियर को बोले जाते हैं ला कोरोना के नाम से बोला जाता है। हम्बोल्ट ग्लेशियर को ला कोरोना के नाम से जाना जाता है। ये ठंडी जलधारा ठंडी इसकी जो ठंडी जलधारा है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हो गया वेनेजुएला, ये सब पिघल चुका है पानी के रूप में ग्लेशियर। वेनेजुएला
की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की कैपिटल काराकस है, ठीक है ना? बोलिवियर है, वेनेजुएला बोलिवियर करेंसी जो पूछेगा, मुद्रा पूछेगा, बोलिवियर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तेल, कच्चा तेल के उत्पादक में आपको ये आपको आता है वेनेजुएला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात दोस्तों करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ खोला गया है भैया? तो ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्विमिंग पूल खोला गया है। ये आपको भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा के न्यूगिटन न्यूगिलिटन है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री पीएम को जो है, पीएम को डर्क 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 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डर्क ग्योपल है ना, ये पुरस्कार से डर्क ग्योपल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भूटान के, ठीक है ना, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। थंडर बोल्ट के नाम से आपको भूटान को जाना जाता है। और बात करते हैं, ये जो है किसने इसको स्विमिंग पूल को बनाया है? वर्ल्ड इक्वालिटी इक्वाटिक ने बनाया हुआ है, 1908 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में है, ल- ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, लोसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए ये आपको जो है बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है भूटान में सबसे ऊंचाई पर स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, मई 2024 में अफ्रीका पाक कला पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में किया गया। अब आपको ध्यान में रखिएगा भाई, ये पाक कला, तो ये पाक कला का मतलब जानते हैं क्या है? तो ये पाक कला जो है अफ्रीकन अफ्रीकन क्लियर कुकिंग समिट का, मतलब कि जो है भोजन पकाने में जितना ये धुआं निकलता है उसके लिए जो है आपको, ये आपको क्लियर कुकिंग समिट का आयोजन किया गया था। ये पहली बार आयोजन किया गया था 2024 में। होस्ट कौन सा देश था? तो ये पेरिस था। इसलिए अफ्रीका कंट्री में जो है, जो लकड़ी पर जो खाना बनाते हैं उससे धुआं निकलता है, तो तरह तरह के बीमारियां होती हैं, उससे अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है ना। तो अफ्रीकन क्लीन कुकिंग समिट का आयोजन किया गया था, पहला एडिशन 2024 में पेरिस में इसका होस्ट था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये समिट का आयोजन जो किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट जितने की अब देखेंगे इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ तक हो चुका था। अब जितने भी समिट के थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखेंगे कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में, है ना। यूएई में जानते हैं दोस्तों, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन आपको यूएई में किया गया था। और कंपनी की बात करते हैं, मसदर कंपनी, तो यह उसको याद नहीं करना है, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का तो नई दिल्ली में किया गया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समिट का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आपको ब्रुसेल्स में किया गया था। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया था। अगले क्वेश्चन देखेंगे, नौवां रायसीन डायलॉग का आयोजन जो किया गया था, इसका समिट का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया था, और इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन जो किया गया था, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। सातवां हिंद महासागर समिट का आयोजन आपको पार्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, पार्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व का विश्व सरकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? दुबई में किया गया था। विश्व सरकार सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया था। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अध्यक्षता करेगा, तो ये आपको 2024 में 26वां संस्करण में करेगा। 2024 में ये आपको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है अध्यक्षता करेगा। अपना प्यारा भारत जो है, ये आपको 46वां करेगा, 46वां संस्करण का अध्यक्षता कौन करेगा यूनेस्को का? तो ये अपना भारत करेगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन जो किया गया था, कहाँ उसको उद्घाटन हुआ था? ये आपको गांधीनगर में। ब्राइब्रेट ब्राइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन आपको गांधीनगर में किया गया था, गुजरात में। नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये फरीदाबाद में किया गया था।
9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन आपको फरीदाबाद में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस आपको नासिक में किया गया था। 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो नासिक में। पहला पहला भारत स्टीम बॉलर एक्सपो का आयोजन किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था। इस बात को ध्यान रखें। गुवाहाटी से 2 क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लेंगे। ये पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया था। देख रहे हैं ना, इतना इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में का हिस्सा बना लिया है? तो सुल्ताना का सपना, ये आपको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में यूनेस्को ने इस उपन्यास को शामिल कर लिया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट ये जानकारियाँ रखना चाहिए कि इस उपन्यास का जो है सुल्ताना का सपना, ये उपन्यास का जो है लेखिका कौन है? तो याद रखेंगे लेखिका है, तो ये 1900 ध्यान रखिएगा 1905 में ये पुस्तक लिखा गया, उपन्यास लिखा गया था और ये बंगाली है। और ये जो है बंगाली है, बंगाली नारीवादी यूटोपिया यूटोपिया की कहानी के बारे में बताया गया। किसकी कहानी के बारे में? यूटोपिया की कहानी के बारे में बताया गया और लिखा गया था बेगम, याद कीजिए, बेगम रोकेया रुकैया के द्वारा। बेगम रोकैया के द्वारा किसका उपन्यास लिखा था? सुल्ताना का सपना, जो इस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल कर लिया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है? और के द्वारा लिखी गई और उनमें इसके नाम से ध्यान रखेंगे, रुकैया शखावत हुसैन, यहाँ पर बात किया गया, इनके द्वारा लिखा गया, उन्हीं का है बात है। चलिए आगे बात करते हैं। देखेंगे यही पुस्तक, हाँ, थोड़ा-सा जान लेना ज़रूरी है। ये पुस्तक है, थोड़ा-सा देख लीजिए। ये सुल्ताना ड्रीम्स 1905 में ही लिखा गया था। 1905 में बंगाल के वो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में ही हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी ने एशिया पैसिफिक के रीजन रजिस्टर की 10वीं बैठक जो मंगोलिया के उलान बटर में किया गया था। बहुत अच्छी जानकारी है। इसका बैठक कहाँ किया गया था? मंगोलिया के उलान बटर में। अब ध्यान रखेंगे, 3 तो शामिल किया गया था, लेकिन अब देखेंगे 3 कौन-कौन से शामिल था? चौथा तो आपको सुल्ताना का ड्रीम्स शामिल तो कर लिया गया था। देखिएगा, रामचरितमानस इसको भी शामिल किया गया, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन पूछ सकता है, रामचरितमानस को शामिल किया गया? बिल्कुल शामिल किया गया। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में कमिटी में शामिल किया गया। अब रामचरितमानस चर्चा में आ चुका है। इसका लेखक कौन है? तो तुलसीदास, अवधी बोली में लिखा गया है। ये कंप्लीट हो गया और किस शताब्दी की बात है? 16वीं शताब्दी की बात है और इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। इसको शामिल किया पंचतंत्र, ये दुनिया के दंत कथाओं में सबसे पुराने में से एक है और ये संस्कृत में लिखा गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। और पंचतंत्र के लेखक पूछता है तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। और इसमें बात करते हैं 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसकी रचना जो है 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद सहृदय लोकम अ, सहृदय लोकन, इसको भी आपको शामिल किया गया है। इसके रचनाकार आप ध्यान रख सकते हैं, आचार्य आनंद बर्मन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और यह संस्कृत में लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना आपको 1945 में किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात किया गया तो 1945 में। हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हाल ही में सीबीआई के अतिरिक्त डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, अपॉइंटमेंट जो किया गया है, ये
वाई भी कृष्णा, ए वाई भी कृष्णा, ये पहला हो गया। दूसरा जो है एन वेणुगोपाल को, एन वेणुगोपाल को, और ए वाई भी कृष्णा को सीबीआई के अतिरिक्त डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ विजिलेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ विजिलेंस होता है। और इसकी स्थापना जो किया गया था 1963 में किया गया था। हेडक्वार्टर सीबीआई का नई दिल्ली में है। परवीन सूद जो है आपको डायरेक्टर, परवीन सूद इसका डायरेक्टर है। इसका ध्येय वाक्य जो है, मोटो क्या है? उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। और ये जो समिति, किस समिति के सिफारिश पर? ये संथालन समिति के सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना किया गया था। तो परवीन सूद इसका डायरेक्टर है और दो अतिरिक्त डायरेक्टर कौन कौन? कृष्णा और एन वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने में जो है वह 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान कितना रखा है? तो 6.9 रखा है, 6.9 रखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 6.9 रखा है। लेकिन आरबीआई के द्वारा जीडीपी का रहने का था 7% रखा है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने कितना रखा है? 6.9 रखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब किया था? 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके कौन? एंटोनियो गुटेरेस अभी है अध्यक्ष। और प्रथम कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे। तो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन में कितने अंग है? तो अंग आपको 6 है, लेकिन 5 गो आपको अम, न्यूयॉर्क में है। लेकिन आपको ध्यान रखेंगे, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? द हेग में, द हेग में है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 6 अंग है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो द हेग में है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन का 193वां देश कौन बना हुआ है? तो साउथ सुडान बना है, साउथ सुडान बना हुआ है 193वां कंट्री। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज कर रही है। यूनाइटेड नेशन का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज कर रही है। चलिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है कब? 18 मई को। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, दे देगा आपको 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये आपको विश्व एड्स वैक्सीन डे हम आपको मनाते हैं आपको 18 मई को, 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को आपको याद आ रहा है, संग्रहालय दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वैक्सीन डे मनाते हैं। ती एड्स एक गंभीर बीमारी है जिसके इलाज सही समय पर होगा तो अ, सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। एचआईवी, यहाँ पर एक और क्वेश्चन जानना जरूरी है दोस्तों। एचआईवी ये एड्स से संबंधित है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। और बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला पहला शिक्षण 2024 का शुरू करेगा किस देश में? आईआईटी जो है, बताना है कि आईआईटी ने अपना पहला शिक्षण संस्थान कहाँ खोला है?
तो ये आपको आबू धाबी में खुला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आबू धाबी में जो है कौन-सा आईआईटी खुला है? तो आईआईटी दिल्ली, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अब थोड़ा-सा जानकारी आपको रहना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे। आईआईटी मद्रास जो था, याद रहा है ना? आईआईटी मद्रास जो जंजीबार, तंजानिया में खुला हुआ था, जंजीबार में, ठीक है ना? और अबू धाबी में आपको नई दिल्ली में शुरू कर देगा। तो ये आपको 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। जांजीबार, जंजीबार जो है आपको लौंग के उत्पादक में सबसे जानता है। लौंग एक पुष्पकली है, लौंग एक क्या है? पुष्पकली है। आपको इस बात को ध्यान रखेंगे। आईआईटी मद्रास जो है जंजीबार, तंजानिया में। डुडुमा वहाँ की राजधानी है, तंजानिया की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे कि हाल ही में आंद्रेज फेल्कोविक ने किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो क्रोएशिया के जो है ये राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो आंद्रे फ्लेको फ्लेकोविक आंद्रे फ्लेकोविक जो है, ये जो है किस देश के पीएम नियुक्त किए गए हैं? तो क्रोएशिया के पीएम नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो है नियुक्ति पर प्रधान उप प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों? तो उप प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के इसाक डर बना हुआ है। तो उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इसाक डर बना हुआ है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन? प्रोबो सुबियांतो बना हुआ है। तो इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति जो है प्रोबो सुबियांतो, ये बात याद रखेंगे। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेख अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये आपको कुवैत के पीएम बने हुए हैं। अब बात करते हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वेंग बने हुए हैं सिंगापुर के। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने हैं, है ना? पीटर पेलेग्रिनी, ये आपको स्लोवाकिया के। आगे बढ़ते हैं। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के जो है राष्ट्रपति जो बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जो है बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कांगो जो है, कांगो की पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो कांगो की पहली महिला पीएम बनी है जुडिस सुमिनवा तुलुका। ये आपको कांगो की पहली महिला पीएम बनी हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां था, अब तो यहाँ पर जानकारी हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में ओएनडीसी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। तो भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ये वेनेजुएला बना हुआ है। वेनेजुएला अपना कितना ग्लेशियर था? 6 ग्लेशियर था। पूरा ग्लेशियर पिघल चुका था वेनेजुएला का, ठीक है ना? जिसका नाम क्या है? ग्लेशियर का हम्बोल्ट। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर से बढ़कर आपको 644.15 अरब डॉलर हो चुका है? तो ये अपने भारत में हो चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी ये बात कर लेते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक करता देश कौन रहा है? तो अपना भारत बना है। एशिया में सबसे विदेशी फंड किस देश में मिला है? ये अपने प्यारा देश भारत में मिला है। दुनिया का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक कौन सा बना है? तो ये भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक ये भारत बना हुआ है। तो केला के छिलका से ड्रेस बनाया है तो भारतीय वैज्ञानिक ने। केला के छिलके से आपको ड्रेस बना तो भारतीय वैज्ञानिक ने। महिला रोबोट जिसका नाम क्या है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा? तो महिला रोबोट जो है ये अंतरिक्ष में उड़ान का, जिसको बायोमित्र नाम रखा गया। भारत की पहली महिला रोबोट बायोमित्र जो अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। अब बात करते हैं हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग जो है आपको 50वीं नंबर पर है। 50वीं नंबर पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बताना है कि भारत और किन दो देशों के बीच में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया गया है? हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत आपको भारत और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन
जो है आपको डेनमार्क की राजधानी। तो ये आपको यहाँ पर हरित ईंधन हरित ईंधन संगठन की शुरुआत आपको डेनमार्क के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में एडो एडोल्ड कप एडोल्ड कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको गोल्ड मेडल ने जीता हुआ है। तो ये मुक्केबाजी में ये कप कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी। ये आपको निखत जरीन आपको मुक्केबाजी से संबंधित है। और खनन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है निखत जरीन। ये निखत जरीन है। 18 मई को भारतीय मुक्केबाजी जो है निखत जरीन ने एड एलोड एलोडाड कप 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर ये अपने नाम किया है। या 52 किलो कैटेगरी में ये अपने नाम किया है। चलिए अगले बात करते हैं। कजाकिस्तान के प्लेयर को हराया हुआ है निखत जरीन। ये भी ध्यान थोड़ा सा रखना जरूरी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो 10 वर्षों के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो यूएई जो है यूएई देश है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य ये जो है 10 वर्षों के लिए वीजा जो जारी किया गया है, ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इसको जारी किया गया है। आ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो ये ध्यान रखेंगे। यह किस राज्य में जो है रामसर साइड में इसको शामिल किया गया, ठीक है ना। अब ये कांवर झील अभी चुनौती में कि इसका अस्तित्व अब खराब होने वाला है, ये बड़ा संकट की स्थिति में है। तो ये बिहार में एक कांवर झील है। इंपॉर्टेंट जानकारी रखेंगे। और थोड़ा सा बिहार में देखिएगा 3 दिवसीय जो है नागी पक्षी महोत्सव। क्वेश्चन पूछेगा नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में किया। नागी पक्षी महोत्सव ये आपको बिहार में किया गया। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसको चुना गया? नंद किशोर यादव। और सुशील कुमार मोदी जो है वर्तमान में कैंसर से उनका मृत्यु हो गया है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। जो ध्यान रखेंगे बापू टावर का जो है बापू टावर कहाँ लगा है? पटना के गर्दनी बाग में। देश का सबसे पहला तांबा का अनावरण वाला जो है बापू टावर, ये गर्दनी बाग में लगाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोप 28 में बिहार के नवीकरण प्रयासों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है। कोप 28 में भारत को नवीकरण नवीकरण के प्रयासों के लिए, अच्छा ठीक है, नवीकरण के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है कोप 28 का। ये जानकारी याद रखें। बिहार के मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार है। चलिए अगले क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में फोर्ब्स में सबसे ज्यादा कमाई के मामले में एथलीट कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, ठीक है ना। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का। चलिए इस सूची में सबसे टॉप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का। उसके बाद जॉन रहम दूसरे स्थान से ये गोल खेलते हैं। जॉन रहम जो है ये गोल खेलते हैं, तो दुनिया में सबसे दूसरे का व्यक्ति आपको एथलीट में है। उसके बाद लियोन मेसी जो अर्जेंटीना अर्जेंटीना जो सॉकर गेम से संबंधित है। ये आपको सॉकर कप भी दिया जाता है। तो ये फुटबॉल खेलते हैं। ये दोनों जो सॉकर ये फुटबॉल से प्लेयर है। ये दोनों का देश याद रखेंगे। पुर्तगाल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी अर्जेंटीना से। ये तीसरे नंबर पर आपको एथलीट में धनिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में। हाल ही में प्रशासनिक न्याय प्रशासन का ये जो है सम्मेलन कहाँ किया गया था दोस्तों? यह गुवाहाटी में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 18 से 19 मई को जो गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन का आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ के लिए ये आपको एक कानूनी अभियान शुरू किया गया था गुवाहाटी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा, है ना। 2027 में पहली बार होगा ब्राजील में। महिला वाला की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने ऑटो मिशन 3 फील्ड टेस्टिंग शुरू कर दिया है? किस देश जो ऑटो मिशन 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है? तो ये आपको अमेरिका कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑटो मिशन की शुरुआत कौन सा देश किया? तो अमेरिका किया हुआ है। थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर रखते हैं। अमेरिका ने भारत को 31
प्रीडेटर रोबोट बेचने को मंजूरी दे दिया है। तो भारत को 31 प्रीडेटर रोबोट बेचने की मंजूरी दे दिया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है स्टार्टअप फंडिंग में शीर्ष स्थान पर है। स्टार्टअप फंडिंग के मामले में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। उसके बाद बात करते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त अभ्यास होता है बर्ज प्रहार बर्ज प्रहार। और ये जो किया गया था कहाँ? तो उमरोह में, आपको मेघालय में किया गया था। बर्ज प्रहार हो गया, तरकस हो गया, पूछता रहता है तरकस, अभी हाल ही फिलहाल में हुआ तरकस। और बर्ज प्रहार ये मेघालय में किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमेरिका का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष पर कौन सा रहा था? तो आपको यूएसए है। फिनटेक के यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपको यूएसए है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, भारत के बाहर जो है डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाया गया? तो मैरीलैंड जो है अमेरिका में लगाया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत से बाहर कहाँ लगाया गया? किस देश में? ये आपको अमेरिका में, अमेरिका के कौन सा जगह पर? मैरीलैंड में लगाया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जानकारी रखेंगे। ऑटोमेशन की ये थ्री का शुरुआत कर दिया गया है 17 मई को। ये जो है ध्यान रखेंगे, नासा 50 साल के बाद चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है और ये 2026 तक ले ये चांद पर उतारने की बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के सीईओ बन चुके हैं? संजीव जैन जो है आप देख चुके हैं, तो विप्रो के ये आपको सीईओ बने हुए हैं संजीव जैन। विप्रो के सीईओ कौन? संजीव जैन बने हुए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कि हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में कौन सा देश रहा है? ये अपना भारत जो देश रहा है शटडाउन के मामले में। नेटवर्क कनेक्टिविटी को शट डाउन करने में कौन सा देश सबसे ज्यादा रहा था टॉप में? तो ये आपको भारत रहा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है, देखेंगे इंपॉर्टेंट जानकारियां में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा भागीदारी देश कौन है? तो चीन है। उसके बाद 50वीं नंबर का ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है भारत की तरफ से? तो 50वीं नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? पी श्याम निखिल जीते हैं। पी श्याम निखिल जो है 50वीं नंबर का, और 84वीं नंबर का वैशाली जीते हुए है। आगे बढ़ते हैं, सेला सुरंग का जो है सबसे सबसे ऊंचा मान्यता मिल चुका है। सेला सुरंग का है अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग आपको अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ के द्वारा बनाया गया, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में किया गया था। 7 अगस्त को 2024 में अपना स्थापना दिवस मनाया है, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राफा शहर। ये राफा शहर इंपॉर्टेंट है, ये गजा में है। राफा शहर जो है कहाँ है? राफा शहर गजा में है। और यहाँ पर भारत के पूर्व सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हो गया राफा शहर में, जो गजा में पड़ता है। नेपाल में जो है एक महोत्सव मनाया गया है तवांग समुदाय के द्वारा। तवांग समुदाय के द्वारा एक महोत्सव मनाया गया है। और माता तीर्थ से औंसी महोत्सव मनाया गया है आपको कहाँ? नेपाल में। आगे बढ़ते हैं, नासा ने चंद्रमा पर पहल जो है आपको जानते हैं रेलवे सिस्टम बनाए जाने की अनुमति कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना किसने किया है? तो नासा ने कर दिया है। चंद्रमा पर रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है तो नासा ने किया है। उसके बाद बात करते हैं, 4 देश के जो है राष्ट्रपति जो बन चुके हैं कौन? 4 देश के तानाशाह राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे, नौसेना जो है तानाशाह इदरिस डेबी जो है चार्ड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। और बात करते हैं कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय हॉकी बास्केटबॉल बॉल के जो है कोच के किसको बनाया गया है? तो भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच किसको बनाया गया? स्कॉट फ्लेमिंग को बनाया गया। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय बास्केटबॉल के कोच किसको नियुक्त किया गया? तो स्कॉट फ्लेमिंग को बनाया गया है। और कमेंट करके बताएंगे बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। और इस प्रकार से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जानकारियां मिला।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया किसको? रस्किन बॉन्ड का। तो आज रस्किन बॉन्ड का 19 मई का इनका जन्म दिवस है। चलिए अगले बात करते हैं। हाँ, मेघालय की पहली महिला डीजीपी है। महिला जो डीजीपी बनी है, मेघालय की महिला डीजीपी कौन बनी है? इदा सिसा इदा सिसा नोगरेंग बनी हुई है। मेघालय की पहली महिला डीजीपी इदा सिसा नोगरेंग बनी हुई है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। पेरेल लाओ पैसा पाओ अभियान जो है, पेरेल लाओ चीड़ के जो है पत्तियां जो सूख जाती है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में जंगलों में आग लग जाता था। इसलिए लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आपको पेरेल लाओ पैसा पाओ नामक अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। चमोली घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में जिसको बोलते हैं। जिम कार्बन उत्तराखंड में है। पार्क आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी पर्वत आपको पूछ लेता है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। रूस के रक्षा मंत्री के रूप में आंद्रे बेलेशोव को नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं विश्व का तीसरा सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पछाड़ दिया है, यानी कि उस देश को पीछे छोड़ दिया। ये आपको ध्यान रखेंगे, जापान को छोड़ दिया है। ये जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर जो है, पहले जो जापान था, अब जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत आगे निकल चुका है, तीसरा बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक पार्टनर कंट्री कौन बन चुका है? तो ये आपको चाइना बना हुआ है, चाइना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया? विश्व का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क शहर जो है विश्व का सबसे अमीर शहर में आता है, न्यूयॉर्क शहर। जापान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जोस राउल मोलिनो को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति जो बन चुके हैं जापान के, सॉरी जापान बोल रहे हैं यार, पनामा के राष्ट्रपति कौन बने? तो पनामा के राष्ट्रपति के रूप में किसको? जोस राउल मोलेनो को बनाया गया है। पनामा की राजधानी क्या? पनामा सिटी। जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान की मुद्रा येन है। इस बात को जानकारी रखेंगे। और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है। उस पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है दोस्तों? भीष्म है, भीष्म। तो वायुसेना के द्वारा पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम क्या है? भीष्म का सफल परीक्षण किया है। और कहाँ किया है दोस्तों? आगरा में किया है। भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? आगरा में किया गया है। और इस प्रकार से स्टडी विथ मनोरंजन पर आज की क्लास से समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये कुछ क्वेश्चन याद हो होंगे, तो ज़रूर आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। पहली बार चैनल को जुड़े होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ छान-छान तक कर आप तक पहुँचाई जाएगी, एक बेहतरीन नोट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।